नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट डे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। तो 18 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अभी आप इसको याद रख लीजिए, आगे हम लोग इसको भी देखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को। अब हम लोग भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मुख्य प्रावधान है उनको जानते हैं। पहला, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, यानी जो माइनॉरिटी शब्द है इसे हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30 तथा 350 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। तीसरा, भारत में ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म पर लागू है। तो आपको ये 6 रिलीजन याद रखने हैं। अब हम लोग जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उसको देखते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय है। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी निकाय है। तो आपको ये याद रखना है, संवैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। दूसरा, ये निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु अपील के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तीसरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के मुताबिक आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के सदस्य शामिल हैं। चौथा, इसके कार्यों में शामिल है, पहला, संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। दूसरा, संविधान और संघ तथा राज्यों के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। तो इससे संबंधित ये कुछ कार्य थे, आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगली न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खबरों में। तो हम लोग इनसे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, राज्य भी हरियाणा में। दूसरा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों, ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है, गतका जो पंजाब का है, और कलारीपट्टू जो केरल का है, और थांगता जो मणिपुर का है, और मलखम्ब जो मध्य प्रदेश का है, को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों के प्रोत्साहन हेतु संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2017 में अनुमोदित किया गया था। चौथा जो अंतिम बिंदु है, खेलो इंडिया यूथ का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करना है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है N501 बाइक खबरों में। तो इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। नंबर 1, यह एक प्रकार का उत्परिवर्तित कोरोना वायरस है, यानी म्यूटेटेड। दूसरा, हाल ही में नोवल कोरोना वायरस के इस रूप का पता यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन
में फैले नए संक्रमण के लिए उत्तरदायी माना गया। तीसरा, उत्परिवर्तन का तात्पर्य वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम में परिवर्तन से है। तो ये N501Y के बारे में आपको कुछ मुख्य बिंदु थे, याद रखने हैं। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क। ये खबरों में है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के भारत के प्रयास लगभग अब अंतिम चरण में है, जिसको लेकर ये न्यूज में है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला, इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना एवं समुद्री डोमेन जागरूकता का एक नेटवर्क बनाना है। दूसरा, ये हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद देशों के क्षमता निर्माण के लिए भी भारत की सहायता का विस्तार करेगा। तीसरा, ये रडार श्रृंखला जो कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स में मौजूद समान प्रणालियों के साथ जुड़ेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करेगी और इसका उपयोग संबंधित देशों की नौसेनाओं द्वारा किया जा सकेगा। तो ये तटीय रडार श्रृंखला से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है महानदी के बाढ़ग्रस्त मैदान का संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT, ये महत्वपूर्ण है, ने महानदी के बाढ़ग्रस्त मैदान के क्षेत्रों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। आपको जो NGT है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको आप प्लेलिस्ट में इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, उससे आप जाकर कंप्लीट देख सकते हैं। उसमें इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया गया है, जैसे इसके क्या क्या प्रोविज़न है, इसका क्या क्या उद्देश्य है और इसकी संरचनात्मक संरचना कैसी है, उसके बारे में आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नज़र डालते हैं। पहला, महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी, यानी पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा नदी के बाद नदी है। दूसरा, इसका उद्गम ये नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावासा के पास से निकलती है। तो ये आपको इसका उद्गम याद रखना है। तीसरा, महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, पहली है शिवनाथ नदी, दूसरी हसदेव नदी और तीसरी मांड नदी और चौथी ईब नदी और पांचवी जोग नदी और अंतिम तेल नदी। तो ये आपको याद रखना है, महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये तेल नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी भी गई है। तो ये महानदी के बाढ़ग्रस्त मैदान के संरक्षण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है E20 ईंधन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने एथेनॉल जैसे हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए E20 ईंधन को अपनाने के विषय में सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिसको लेकर ये न्यूज में है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नज़र डालते हैं। पहला, E20 ईंधन गैसोलीन और एथेनॉल का 20% का मिश्रण होता है, यानी दोनों का 20%। दूसरा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा, ये तेल आयात बिल को भी कम करने में मदद करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत और ऊर्जा सुनिश्चित होगी। चौथा, हरित ईंधन यानी ग्रीन फ्यूल को जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल के रूप में भी जाना जाता है, जो पौधों और जानवरों के द्रव्य से प्राप्त एक प्रकार का स्वच्छ यानी डिस्टिल्ड ईंधन है। ये व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरण अनुकूल है। तो ये E20 ईंधन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर में इसी से जुड़ी हुई है, भारत सरकार द्वारा जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कुछ मुख्य पहलें। तो जानते हैं कौन कौन सी हैं। पहली, गोवर्धन योजना 2018। दूसरी, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018। तीसरी, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। चौथी, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया
द्वारा लॉन्च रूकोपैल रिस्पॉन्स यूज्ड कुकिंग ऑयल। प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में संग्रहण और रूपांतरण करने में सक्षम होगी। पांचवा जो अंतिम पहल है, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019। तो ये जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ मुख्य पहलें थीं, तो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है स्वायत्त जिले। ये स्वायत्त जिला परिषदों का गठन या स्वायत्त जिला परिषदें खबरों में, तो हम लोग जानते हैं इनके बारे में। ये जो मुख्य बिंदु हैं, पहला यहाँ पे परिषदें लिख लीजिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। पहला, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, ये आपको याद रखना है, छठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। तीसरा, इसे वित्तीय, विधायी, न्यायिक और प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, इसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। पांचवा, जिनमें 26 जनजातीय प्रतिनिधि होते हैं और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। छठा, एडीसीएस यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना के पीछे तर्क है कि भूमि के साथ संबंध आदिवासी या जनजातीय पहचान का आधार है। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजातीय लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी संस्कृति तथा पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफ़ी हद तक जनजातीय लोगों की जीवन शैली एवं संस्कृति को निर्धारित करते हैं। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, यानी इनर लाइन परमिट प्रणाली, जिसको आईएलपी भी कहा जाता है। तो ये खबरों में क्यों है, हम लोग देखते हैं इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं। पहला, इनर लाइन परमिट प्रणाली की अवधारणा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। दूसरा, इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है और आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित क्षेत्र में जाने या रहने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक इस क्षेत्र से बाहर शेष भारत से संबंधित उस नागरिक की बात की जा रही है को इसे प्राप्त करना अनिवार्य है। तीसरा, इनर लाइन परमिट की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, ये आपको एक्ट भी याद रखना है, के तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से की जनजातियों की सुरक्षा के लिए की थी। चौथा बिंदु है इसमें, वर्ष 1873 के कानून के तहत आईएलपी पूर्वोत्तर के केवल 3 राज्यों, पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर लागू था। लेकिन वर्ष 2019 में मणिपुर चौथा ऐसा राज्य बना जहां आईएलपी प्रणाली लागू होती है, यानी इनर लाइन परमिट। तो साथियों, ये इनर लाइन परमिट से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है खुदीराम बोस। ये काफ़ी चर्चित नाम है, मॉडर्न इंडिया में आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में इनकी पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसको लेकर ये न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला, खुदीराम बोस का जन्म वर्ष 1889 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। दूसरा, श्री अरविंदो और भागिनी निवेदिता के व्याख्यानों से प्रेरित होकर खुदीराम बोस अपनी किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तीसरा, वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश हुकूमत के इस कदम का विरोध किया। चौथा, 15 वर्ष की आयु में बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। ये 20वीं शताब्दी की उन प्रारंभिक संस्थाओं में से थी जिसने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। तो ये आपको याद रखनी है, अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। अगला,
अगला पांचवा बिंदु है इसमें, बोस के जीवन में निर्णायक क्षण वर्ष 1908 में तब आया जब उन्हें उनके क्रांतिकारी साथी प्रफुल्ल चाकी, ये भी नाम काफ़ी चर्चित है, के साथ मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर को हस्तांतरित किए जाने से पूर्व किंग्सफोर्ड बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट थे और क्रांतिकारियों तथा आम नागरिकों पर किए गए अत्याचारों के कारण कई युवा क्रांतिकारियों के मन में उनके प्रति क्रोध था। छठा जो अंतिम बिंदु है, दोनों ने किंग्सफोर्ड की हत्या के कई प्रयास किए और 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया। यद्यपि इस हमले में वह बच निकला, किंतु इसमें एक अन्य अंग्रेज अफसर के परिजनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। ये डेट भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। तो ये खुदीराम बोस से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज भी महत्वपूर्ण है, हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये समाचारों में क्यों है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसको लेकर ये न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला, इस प्रकार अमेरिका और रूस के बाद भारत इस तरह की उन्नत तकनीक वाला तीसरा देश बन गया। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है। थर्ड, दूसरा, पूर्ण रूप से भारत में विकसित ये प्रणाली भारतीय उद्योग जगत की समन्वित साझेदारी का परिणाम है। ये प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो कि मैक 5 से मैक 12 का अनुसरण करती है। मैक ये एक गति है, आपको याद रखना है। तीसरा, हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता वाली ये प्रणाली भविष्य में अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। तो ये हाइपरसोनिक विंड टनल से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु थे, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधित जो छोटे छोटे तथ्य हैं उनको देखते हैं। तो पहला है इसमें, आज एक ही तथ्य है, हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन के लिए सूचना संलयन केंद्र यानी इंफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है, सेंटर, और IOR ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र को गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र IMAC में स्थापित किया गया, जिसे भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से शासित किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बेसिकली IFC IOR ये कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है हरियाणा के गुरुग्राम में। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम लोग इन खबरों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देखते हैं। पहला, हाल ही में शब्द E20 समाचारों में था, इसका संबंध है ए ऑप्शन ईंधन से, बी चक्रवात से यानी साइक्लोन से, सी कोविड-19 की वैक्सीन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी ईंधन से। अभी हम लोगों ने देखा था ये गैसोलीन और जो एथेनॉल है उसका 20% मिश्रण है, ये एक प्रकार का ईंधन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अमेरिका और रूस के बाद भारत इस तरह की उन्नत तकनीक वाला तीसरा देश बन गया। दूसरा कथन, ये पूर्ण रूप से भारत में विकसित प्रणाली है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं बताना है। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, और तीसरा यानी सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत थर्ड देश बन गया और ये पूर्ण रूप से स्वदेश रूप से विकसित प्रणाली है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। दूसरा,
भारत में ये मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म पर लागू होता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या हैं, नीचे ऑप्शंस की सहायता से बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला सत्य है। अभी हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक शब्द है इसे परिभाषित नहीं किया गया है, तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल जो अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 4। हाल ही में शब्द N501 बाई समाचारों में था, इसका संबंध है। ए ऑप्शन ईंधन से, बी चक्रवात से, सी उत्परिवर्तित कोरोना वायरस से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक उत्परिवर्तित कोरोना वायरस, जिसे हाल ही में अभी यूके में पहचाना गया है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।